नॉलेजेबल ट्रिकी में आप लोगों का स्वागत है। देर न करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और जिन्होंने भी नॉलेजेबल ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी भाई? तो हमारे पास है चार ऑप्शन, 1941 या फिर 1942 या फिर 1943 या फिर 1945। तो इसका सही आंसर होगा 1943। तो चलते हैं इसके नोट्स की तरफ। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगी ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया। तीनों मंत्री इन्हीं को बना दिया गया और राय बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। भाई अंतरिम सरकार का स्थापना कौन किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। कहाँ किया? सिंगापुर में किया। मतलब कि इसका समर्थन कौन किया? तो धुरी राष्ट्रों जापान, निजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था। और कब किया था भाई? कब इन्होंने अंतरिम सरकार बनाई थी भाई, स्थापना की थी? तो 1943 में। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो अगला इसका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी होम रूल आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका नोट्स देखते हैं। हमारे पास नोट्स क्या कहता है? महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। साबरमती के साथ यात्रा शुरू की कब भाई? तो 12 मार्च 1930 में 30 को। और यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी ने डांडी नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो इसका ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 4 राम मोहन लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम मोहन लोहिया। इसका नोट्स देखते हैं। नोट्स हमारे पास क्या कहता है भाई? तो एक मिनट, नोट्स कहाँ गया? हाँ, राम मोहन लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। मतलब समाजवादी नेता जो थे वो जेल से भागे थे। कौन भागे थे भाई? तो राम मोहन लोहिया भागे थे। किस लिए भागे थे? भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए भागे थे। राम मोहन लोहिया का जन्म कब हुआ था भाई? तो 23 मार्च 1910 को हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो अकबरपुर में हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में सिराजुद्दौला,
मीर कासिम, मीर जाफ़र या फिर नजीमुद्दीन अली खान। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र, ऑप्शन सी। तो चलते हैं, इसका नोट्स देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1764 में हुई थी। हुआ था भाई, लड़ी गई थी। इस लड़ाई में के बाद मीर जाफ़र बंगाल के नए नवाब बन गए थे भाई। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी भाई? तो ऑप्शन है अश्वनी कुमार दत्ता, बाघ जतिन, भावभूषण मिश्रा या फिर नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी भाई? तो अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले नोट्स की ओर। स्वदेश बंधप समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस गठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी भाई? तो अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य था स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना। तो चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? तो लॉर्ड किंग या फिर लॉर्ड एलिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड एलम्बोरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। तो चलते हैं आगे नोट्स की ओर। तो नोट्स हमारा क्या कहता है देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड किंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। तो चलते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है स्वराज हा मजा जन्मसिद्ध अधिकार आहे अनि तो मी मिलाबी नाच। मराठी में यह श्लोक घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? स्वराज हा मजा जन्मसिद्ध अधिकार आहे अनि तो मी मिलाबी नाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। इसका ऑप्शन है हमारे पास 4 पुणे जेल, यरवाड़ा जेल, कोर्ट में या फिर मांडेल जेल में। इन चारों ऑप्शन में ये जो घोषणा किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोर्ट में। इन्होंने कोर्ट में यह घोषणा किया था। नोट देखते हैं। स्वराज हा मजा जन्मसिद्ध अधिकार आहे अनि तो मी मिलाबी नाच का हिंदी रूपांतर है क्या है भाई? देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका हिंदी रूपांतर यही होता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सज़ा दी गई थी। 7 वर्ष की सज़ा दी गई थी। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडेल जेल में भेज दिया गया था भाई। मांडेल जेल भेजा गया था कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। किस दोष में भाई? तो राजद्रोह के आरोप में। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल कृष्ण किस षड्यंत्र में शामिल थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं।
कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र या फिर अली बम केस। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन की ओर। आंसर लाहौर षड्यंत्र में ये लोग शामिल थे। चलिए नोट्स देखते हैं। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जय गोपालाचार्य और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा था, परंतु उन्होंने स्कॉट को न मारकर जेपी सैंडर्स को गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई? तो अगला क्वेश्चन कहता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। भारत, सिंगापुर, जर्मनी या फिर जापान। सॉरी, ऑप्शन उल्टा बोल दिए। भारत, सिंगापुर, जापान या फिर जर्मनी। तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। चलते हैं नोट्स देखते हैं। नोट्स में क्या कहता है? सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। कब की थी भाई? सिंगापुर में की थी 1943 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, 1943 में हुआ था। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने मिलकर किया था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? गुरुमुखी जो लिपि है सिखों का, वो किस गुरु द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम। गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु हरि राय। तो इसका आंसर होगा गुरु अंगद। गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया गया था। तो नोट्स देखते हैं भाई। नोट्स क्या कहता है? गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। ये सब जानता है भाई कि सिख वंश का संस्थापक कौन था? तो गुरु नानक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मतलब गुरु नानक ने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद सिख धर्मों के कैमे गुरु थे भाई? तो दूसरे गुरु थे। तो गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 4, इंडियन, ओपिनियन या फिर जुगांतर या फिर गदर या फिर महारत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा जुगांतर। तो चलते हैं नोट्स। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 1946 में तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य में से संबंधित है? 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो नोट्स देख लेते हैं क्या है भाई। तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतेदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल के व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का
मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखते हैं भाई, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय है भारत में। तो चलते हैं आगे नोट्स की ओर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरैकायर लेबाई स्ट्रीट में स्थित है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। कांग्रेस ने किस अधिनिवेश में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस ने किस अधिनिवेश में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो देखते हैं भाई, ऑप्शन क्या है, कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली या फिर कराची। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने लाहौर अधिनिवेश के तहत पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो चलते हैं हम अपने नोट्स की ओर। नोट्स क्या कहता है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिनिवेश में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिनिवेश में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता को घोषणा जारी की गई। एक बार फिर से देख लीजिए नोट्स को क्या बोल रहा है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिनिवेश में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। भाई 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिनिवेश में अपना पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिनिवेश में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भाई पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को भारत स्वतंत्रता को घोषणा जारी की गई। ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है 4, मुस्लिम लीग की स्थापना, या फिर पाकिस्तान प्रस्ताव, या फिर जिन्ना गांधी वार्ता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलते हैं भाई, इसका आंसर होगा ए, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो चलते हैं, इसका नोट्स देखते हैं क्या है भाई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी। ढाका के आगा खान के द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। इसके प्रमुख नेता कौन थे भाई? तो लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों को अधिकार की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। तो चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पी मिश्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 4, अनुशीलन समिति, इंडियन हाउस, जुगांतर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। चलते हैं नोट्स की ओर। नोट्स क्या कहता है, अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मिश्रा ने की थी। इस समिति के साथ
श्री औरिबोंदो देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतिन नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बारिद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। भाई पी मिश्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो भाई अनुसूलीन समिति से जुड़ा हुआ है, समिति से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना का 4 ऑप्शन हमें देता है। इसका ऑप्शन है हेनरी विवियन डेरोजियो, मधुसूदन दत्ता, या फिर मदन मोहन तारकालांकर, या फिर सुरेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। नोट्स देख लेते हैं जल्दी सा फटाक्सियाँ। तो फटाक्सियाँ देख लेते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापक भी थे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है भाई? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, शुजाउद्दौला। तो फटाक से आंसर देखते हैं। आंसर है ए, सिराजुद्दौला। तो नोट्स में देखते हैं इसका नोट्स क्या कहता है हमारे पास। एक लाइन का नोट्स है, सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नॉलेजेबल ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो ऑप्शन देखते हैं, बड़ौदा, अरकाट, कुर्ग, या फिर हैदराबाद। तो ऑप्शन होगा बड़ौदा। नोट्स में देख लेते हैं क्या है। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इस 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। तो चलते हैं फटाक से अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 1896 को कांग्रेस अधिनिवेश किस लिए जाना जाता है? 1896 का कांग्रेस अधिनिवेश किस लिए जाना जाता है भाई? तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है 4, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। तो चलते हैं नोट्स देख लेते हैं भाई। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम इनके उपन्यास आनंद मठ से लिखा गया है। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। इसका और भी डिस्क्रिप्शन अगर जानना है तो मैंने पिछले वीडियो में इसके नोट्स में मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, इसी पर रिलेटेड उसका भी आंसर, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, उसमें नोट्स में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था और वहाँ पे मैंने इसे अच्छे तरीके से समझाया था। तो जिन्होंने भी वो पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जाकर देख लें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अगले वीडियो की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जन गण मन, या फिर भारत भाग्य, या फिर भारत भाग्य विधाता, या फिर भारत विधाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत विधाता। भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक भारत विधाता था। देखते हैं इसका नोट्स क्या है। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बंगाली में की थी। 24 फरवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप में को राष्ट्रीय गान के रूप में
स्वीकृति दी। इस राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिनिवेश में गाया गया था। इसका भी अगर आपको डिटेल्स जानना है तो हमारे पिछले वीडियो में जाएं, वहाँ पे भी मैंने इसे अच्छी तरीके से समझाया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो देखते हैं ऑप्शन। 1911 कलकत्ता, 1912 लखनऊ, 1913 दिल्ली, 1914 बॉम्बे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 कलकत्ता। नोट्स देख लेते हैं भाई। भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिनिवेश के दौरान गाया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई का स्थापना प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस स्थान में स्थित है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 4, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। अब इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। नोट्स देखते हैं। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। उस समय सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है पटना, कलकत्ता, लखनऊ, चेन्नई। तो जिन भाइयों ने भी नॉलेजेबल ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने जल्द से जल्द जाएं और सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में बेल घंटी दबा दें ताकि हम जब भी आपके लिए वीडियो लाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो आंसर है इसका कलकत्ता। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु कलकत्ता शहर में स्थित है। नोट्स देख लेते हैं क्या कह रहा है नोट्स में भाई, कुछ अलग कह रहा है क्या? विद्यासागर सेतु को दूसरा हुमली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। इस सेतु का नाम किसके नाम पे रखा गया है भाई? तो समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो देखते हैं हम भाई अगला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने दिया था, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने दिया था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका नोट्स देख लेते हैं क्या कहता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रखंड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। एक बार फिर से नोट्स ध्यान रखिए, बहुत ही ध्यान देने वाला नोट्स है ये, एकदम ध्यान दीजिए। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, हेडलाइट कर देता हूँ। एकदम ध्यान रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रखंड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश, ये जो सत्यार्थ प्रकाश जो है उनकी सबसे महत्वपूर्ण आकृतियों में से एक थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो सबसे महत्वपूर्ण आकृतियाँ हैं उनमें से एक क्या है भाई? तो सत्यार्थ प्रकाश है। तो चलते हैं